बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम है टी टाइम और मैं हूं आपके साथ तज़ीन हुमा। और आज का पहला दिन होता है और वो इस पहले दिन हम कानूनी मशवरे आपको देते हैं और आपकी जो मुख्तलिफ कानूनी जो पेचीदगियाँ आपको ज़िंदगी में पेश आ रही होती हैं उस हवाले से हम आगाही के तौर पे ये प्रोग्राम करते हैं आपके लिए। तो आज जो प्रोग्राम कर रहे हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त इशू पर है और वो है पेंशन के हवाले से। यानी कि पेंशन होती क्या है बेसिकली, और जब रिटायरमेंट के बाद कोई भी शख्स पेंशन लेने के लिए जाता है तो उसको कई महीने लग जाते हैं। जो है कानून इस हवाले से क्या कहता है, इन दोनों के हवाले से तो हम बात करेंगे। हमारे स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत ही जो कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं और लीगल कंसल्टेंट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं हम लोग भी। अच्छा हामिद साहब, ये बताइए कि जो पेंशन, अभी एक वर्ड मैंने इस्तेमाल किया पेंशन, तो ये पेंशन बेसिकली है क्या? एक आम लफ्ज़ों में अगर हम जानना चाहें, समझना चाहें तो पेंशन दरअसल फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारे जो जहां मुलाजिम काम कर रहे होते हैं उन्हें उनके बुढ़ापे के अंदर उनको एक ऐसा अमाउंट मिले ताकि वो किसी का मोहताज ना हो और वो उनकी रोज़ी और उनके सारे मामलात जो हैं उसके बुनियाद पर चलते रहें। अच्छा, इसलिए पेंशन जो है वो बूढ़े लोगों की अपनी जो मेहनत जो कर रहे होते हैं जो, और फिर उसके बाद जब बूढ़े हो जाते हैं और अपने काम के काबिल नहीं रहते तो उन्हें अवार्ड दिया जाता है। रिटायरमेंट के बाद उनको मिलना शुरू होती है। रिटायरमेंट की एज 55 साल है, कहीं 60 साल है। और फिर एक रिटायरमेंट की एज मेडिकल गारंटी होती है। अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं होंगे या 60 55 रिटायर होंगे, आप जॉब के दौरान कभी भी डिसेबल हो जाएं, अच्छा, डिसेबल या टोटल डिसेबिलिटी, तो उसकी सूरत में भी आपकी पेंशन पार्शियल मींस आपका हाथ पैर कट जाए, उंगली है, ऐसी चीजें जो आप जिससे काम के लायक ना रहे, पैरालिसिस आपको हो जाता है, मेडिकल हो जाए, क्लिनिकल हो जाए, एक्सीडेंटल हो जाए, बहुत सारी चीजें होती है। ये सब पेंशन के ज़मरे में फिर आ जाती हैं। सब चीजें उन लोगों को फिर पेंशन के परव्यू में जाते हैं। उसके अंदर मेडिकल में होता है, मेडिकल बोर्ड बैठता है तमाम जगहों का, मेडिकल बोर्ड उसको ओके करता है कि बाकी ये है, ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो कि इसमें मेडिकली जो है वो अनफिट हो गया है। जब मेडिकली अनफिट हो जाते हैं तो उस सूरत पे मेडिकल अनफिट पेंशन होता है वो। अच्छा, वो उसको इशू हो जाता है। तो हामिद साहब ये बताइएगा कि जैसे पेंशन जो है ना, सैलरी ले रहे होते हैं हम, जब हम वर्क शुरू करते हैं, कोई भी शख्स XYZ वर्क शुरू करता है तो उसकी सैलरी कम होती है, वक्त के साथ साथ सैलरी बढ़ती जाती है, ग्रेड भी बढ़ता जाता है। जैसे कि अभी आपने जिक्र किया कि प्राइवेट हो या प्रोविंशियल हो या फेडरल हो तो ग्रेड बढ़ता जाता है। रिटायरमेंट के जब रिटायरमेंट का वक्त आता है तो वो एक मुकाम पर पहुंच चुका होता है और उसकी जो है सैलरी भी एक अच्छे खासा अमाउंट हो चुका होता है। तो पेंशन जब मिलना शुरू होती है तो वो सैलरी का कितने % हिस्सा होती है या क्या होता है ये? मैं आपको बताता हूँ। देखिए, फेडरल गवर्नमेंट में जो लोग काम करते हैं, जो CSS ऑफिसरान होते हैं या सर्विसेज ग्रुप से लोग होते हैं जो फेडरल गवर्नमेंट में हो रहे होते हैं, उनके अपने बायलाज हैं पूरे पाकिस्तान के। अगर आप निकालते हैं 18 करोड़ की आबादी के तो उनका रेशियो बहुत ना होने के बराबर होता है और उन्हें तो कोई मसाइल नहीं है, उस तबके को कोई मसाइल नहीं है। जैसे लोग होते हैं उनके मसाइल कोई नहीं है। अच्छा, अब आ जाए प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर, जो ग्रेड 1 से लेकर के ग्रेड 15-16 तक के लोग होते हैं, हमारे पीएन, क्लरिकल स्टाफ, सारे स्टाफ होते हैं और वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट में होते हैं। उस फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं और प्रोविंशियल में भी होते हैं। तो इस ग्रेड के लोगों के मसाइल होते हैं क्योंकि अपनी ACR को या अपनी बुक्स को जो है मेंटेन नहीं रखते वो। अच्छा, जब मेंटेन नहीं रखते हैं, वो उनकी चीज़ें सही नहीं होती हैं, उनकी बुक सही नहीं हो रही होती है, तो जब वो पेंशन में जा रहे होते हैं एट द एंड ऑफ, तो वो तमाम चीज़ें उस वक्त ऑडिटर मांगता है आपसे। अच्छा, जब वो ऑडिट प्रोसीजर क्लियर हो जाता है तो आपको फिर डिपार्टमेंट से एनओसी मिल जाती है, उसके बाद फिर आपको पेंशन का प्रोसीजर आपका शुरू होता है। तो पहले वो पेंशन से पहले वो जो जॉब में रह रहे होते हैं तो उस वक्त वो उनके पास तालीम नहीं होती है, उनको वो शऊर नहीं होता है, उनको ऐसी आगाही नहीं होती है जिसकी बुनियाद पर वो अपने इन चीज़ों को आएगा तो देख लेंगे। हमारे मुल्क के अंदर, हमारे कौम के अंदर जो सबसे बड़ी बात होती है, जब कोई बात सामने आती है वक्त आएगा तो हम देख लेंगे, जब वक्त आता है तो उनको वक्त उनको देख लेता है, वो वक्त को नहीं देख पाते। यानी कि शुरू से जब आपने नौकरी का पहला दिन से आगाज किया, उस दिन से आप अपनी सारी चीजें जो आपको मिल रही हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको इन रिटर्न रिकॉर्ड आपको मिल रहा है, चाहे वो सैलरी स्लिप ही क्यों ना हो, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट ही क्यों ना हो, अपॉइंटमेंट लेटर
मेडिकल्स हैं, जो भी है व्हाट्सएवर ब्लैक एंड व्हाइट में जो आपके पास है वो पूरी फाइल मेंटेन करते चले जाए। तो वो आपकी किताब बन जाती है, वो किताब आपकी जो होती है वो कंटिन्यू रहती है। और फिर एक सर्विस बुक होती है। अच्छा, ये तो आपके साथ रिकॉर्ड्स हो गए। एक सर्विस बुक होती है। अच्छा। जिसके अंदर हर साल एक सिस्टम, उसके अंदर आपके अंगूठे के निशानात होते हैं, फिंगरप्रिंट्स होती है। अच्छा। ये तमाम डिटेल बहुत बड़ी सर्विस बुक। अभी अगर आप मुझे पहले बता दी तो आपके सर्विस बुक ला के लोगों को दिखाते हैं कि सर्विस बुक होती है। जो आप प्रोविंशियल या फेडरल गवर्नमेंट में काम कर रहे होते हैं, अफसरान जो होते हैं उनकी ACR होती है। अच्छा, उसके साथ सर्विस बुक भी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो दो चीजें चल रही होती है। आम लोग जो लोग होते हैं उनके अंदर ACR नहीं होती है, उनकी नॉर्मल सर्विस बुक होती है। वो सर्विस की बुनियाद के ऊपर जो है उसे जाते हैं, उसे पेश करते हैं और वहाँ पे जब वो तब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि वो चीज़ें मैनेज नहीं करते शुरू से, तो लिहाजा उनके अफसरान, पेंशन अफसरान जो देख रहे होते हैं उसको नहीं रोक रहे होते वो। लेकिन वो चीज़ें नहीं होती है जब उनके वो बायलात में जो चीज़ लिखी हुई है वो आप नहीं देंगे उसको। सपोज मैं आपको गाड़ी दे दूं चलाने के लिए और चाबी ना दूं, तो यार गाड़ी जाके लेके आ जाओ, मैं आपको उसको पेट्रोल में डालूं उसके अंदर, तो आप कैसे गाड़ी लेके? और आपने बोला 1 लीटर मेरे चले जाओ, आप हैदराबाद 1 लीटर पेट्रोल तो डला हुआ है उसके अंदर, कितना डला हुआ है? सैयद हामिद साहब, यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि मैं एक ब्रेक ले लूँ, तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपकी इस बात को फिर हम आगे बढ़ाते हैं। और आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आप फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर हमारा नंबर आ रहा होगा, मुस्तकिल ऑन एंड ऑफ भी आ रहा, उस पर फ़ोन कॉल कीजिए और फिर डॉक्टर सैयद हामिद साहब से मशवरा कीजिए कि लीगली पेंशन के हवाले से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। यहाँ पे ले रहे एक छोटे से ब्रेक, कहीं ना जाइए, प्रोग्राम है टी टाइम। वेलकम बैक टू द शो और प्रोग्राम है टी टाइम। हम आज बात कर रहे हैं पेंशन के हवाले से और हमारे साथ आज एडवोकेट हाई कोर्ट और लीगल कंसल्टेंट डॉक्टर सैयद हामिद साहब हैं हमारे साथ स्टूडियोज़ में और उनसे हम बात कर रहे हैं पेंशन के हवाले से। डॉक्टर सैयद हामिद साहब, पेंशन के हवाले से जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हम बात कर रहे थे, तो एक जो अहम सवाल अभी ब्रेक के दौरान हमने डिस्कस किया, अच्छा फिर वो बात को मैं आगे बढ़ाती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन साहब हैं हमारे साथ? मैं अतीक बात कर रहा हूँ। अतीक साहब जी, आप खैरियत से हैं अतीक भाई? अल्लाह का करम है, खैरियत से हूँ। जानना चाहते हैं पेंशन के बारे में? मैं एक इदारे में काम करता था और उस इदारे से मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मैं अभी ऑफिस की इनके पेंशन के जो दफ्तर है इनके चक्कर लगा के थक गया हूँ, मुझे पेंशन नहीं मिल रही है। मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और गरीब आदमी हूँ मैं। अच्छा। और रोज बुलाते हैं, रोज कहते हैं आज आ जाना, कल आ जाना, उनके पास चले जाओ, उनके पास चले जाओ, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अच्छा, हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं लीगल कंसल्टेंट और एडवोकेट हाई कोर्ट डॉक्टर सैयद हामिद साहब। इनसे मालूम करते हैं कि ये बताइए हामिद साहब के अतीक भाई का जो मसला है इसमें क्या करना चाहिए इनको? अतीक भाई वालेकुम सलाम। आपके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि आपके पास जो जिस प्राइवेट इदारे में आपने काम किया था वहाँ आपकी अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला होगा, वो आप लें। उसके बाद आपने रिटायरमेंट जब आप होगा वो आप लें और आप इस दौरान आपका एक कार्ड इशू हुआ होगा जिसको EOBI कार्ड कहते हैं। प्राइवेट इदारों के अंदर वो रजिस्टर्ड होता है एम्प्लॉय के लिए और एम्प्लॉयर जमा कराता है और एम्प्लॉय को देता है वो कार्ड। आप तीनों कार्ड जब लेकर के आएंगे तो मैं आपका उसके ऊपर आपके तमाम प्रोसेस को मुकम्मल कराऊंगा, क्योंकि आपको मालूम नहीं है कि इन तीनों चीज़ों की क्या अहमियत होती है और किस तरीके से उस पर काम होता है और आपके उसके अंदर किस किस तरीके से आपकी उसके ऊपर एंट्री फाइनेंशियल होती है, हर महीने की, हर साल की होती है, हर सालाना तौर पे उसका ऑडिट होता है। वो ऑडिट रिपोर्ट हर साल की होती है। सपोज़ कि अगर आपने 15 साल भी कहीं काम किया तो 15 रिपोर्ट ऑडिट की होगी डिपार्टमेंट की, जो वहाँ पे जमा हो रही होगी। तो वो जो कंसर्न EOBI डिपार्टमेंट का, जो वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो ऑडिट डिपार्टमेंट होगा, वो सब चीज़ों को डिटेल चेक कर रहा होगा। किसी भी एक साल की अगर कोई डॉक्यूमेंट्स मिस होगा तो वो आपको बुलाएगा, आपको टाइम देगा ताकि वो उसको हल कर सके, क्योंकि बहुत सारे इदारे ऐसे होते हैं जो रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते या पूरी पेमेंटें नहीं कर रहे होते। आपके इवन के भी आपके साथ प्रॉब्लम खड़ी हुई होगी 5 महीनों के अंदर कि 100 लोग काम करते हैं, 50 लोगों की पेमेंटें चली गई वहाँ पे, एम्प्लॉयर ने वहाँ पेमेंट है अपनी। अतीक भाई, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन द शो। आप प्रोग्राम गौर से देखिए, सुनिए और जैसे कि आपको डॉक्टर सैयद हामिद साहब बताएंगे वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन कीजिए और फिर हामिद साहब से रब्ता कीजिएगा, तो इंशाअल्लाह ताला आपका पेंशन का मसला हल हो जाएगा। और बिल्कुल ना सोचिए कि आप गरीब हैं और आप कुछ नहीं कर सकते, नहीं, हम सब आपके साथ हैं और डॉक्टर सैयद हामिद साहब भी आपके साथ हैं आपकी मालूमात के लिए।
तो मैंने सही कहा कि आप हमारे साथ हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मेरा नंबर नोट कर लें। जी वो हमारे इंचार्ज बता देंगे, ठीक है, हमारे पैनल इंचार्ज जो हैं वो आपको बता देंगे। एक और कॉलर हैं, हम उनसे बात करते हैं, फिर उसके बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहें तो अतीक भाई की बात को आप कर लीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है हमारे साथ? ये रशीद बोल रहा हूँ लाहौर से। कौन बात कर रहे हैं? मैं रशीद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी रशीद भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह, घर में सब सेट है? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ शुक्र है। मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस अदारे में भी ये पेंशन मिलती है मुलाजमीन को, उस अदारे में ये पूछना चाह रहा था कि जो हर साल 15% ऐलान करते हैं हमारे वजीर आजम, तो उस अदारे में 15% क्यों नहीं बढ़ती है? मैं PAE के हवाले से बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो लेकिन रशीद भाई हम तो पेंशन के हवाले से बात कर रहे हैं ना आज, यानी कि रिटायरमेंट जब हो जाता है उसके बाद जब आप चाहे PIA का इदारा हो या कोई भी इदारा, पेंशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। जो हमारी पेंशन मिलती है, मैं ये कह रहा था कि हर साल ये 15% तो ऐलान कर देते हैं, तो लेकिन पेंशन की 15% क्यों नहीं बढ़ती है? अच्छा, ठीक है ठीक ठीक, मैं समझ गई आपकी बात। थैंक यू सो मच रशीद भाई, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, बहुत जिंदगी खुशहाल गुजारी है। थैंक यू सो मच। ये बताइए कि डॉक्टर हामिद साहब, जैसे उन्होंने कहा ना कि हर साल जैसे इंक्रीमेंट तो होता है किसी भी एम्प्लॉय का, लेकिन जब पेंशन होती है तो क्या पेंशन में भी इंक्रीमेंट होता है? जी हाँ, आपने बेसिकली ये जो बात भाई ने कही है, क्या ये रशीद भाई ने, उनका मसला सिर्फ ये है कि ऐलान कर देना ये पब्लिक में होता है। अच्छा, लेकिन अफसरान को उसकी नोटिफिकेशन चाहिए होती है। अच्छा, उनको जो है रिटर्न चाहिए होता है। वो रिटर्न प्रोसीजर वहां तक पहुंचता नहीं है जी। तो वो फिर वो इदारे बेबस होते हैं जो उस पर इनके सारे प्रोसीजर को मुकम्मल कर सकें। सही। अगर रिटर्न में आ जाएगा तो इनको हर हाल में चीजें इशू होंगी। सही सही, क्योंकि उसका पूरा बजटिंग होती है, उसकी प्लानिंग होती है, उसकी फाइनेंसिंग होती है, उसका पूरा निज़ाम बना होता है। जब तक वहां तक पहुंचेगा, अच्छा बात ये होती है कि इनको खुद कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ। या अपने ग्रुप्स, जैसे सिर्फ इनका एक मसला नहीं होगा, और भी बहुत से लोग होंगे, स्टाफ का मसला होगा। अब होता यह है कि जब ये लोग ड्यूटी पर होते हैं, जब तो यूनियन या एसोसिएशन या CBA या ट्रेड यूनियन उनके साथ होती है। अच्छा, जब ये लोग रिटायर हो जाते हैं तो वो लोग फिर अपना हाथ निकाल लेते हैं और खामोश कर लेते हैं, खामोश हो जाते हैं, उस पर काम नहीं कर रहे होते, लिहाजा इनके मसाइल वहाँ खड़े हो रहे होते हैं। सही। तो इनको चाहिए कि अपने लीडरान पर ऐसे लोग प्रेशर बनाएं, उनसे बातचीत करें, उनको दबाव में लाएं, कहें कि जनाब आप हमारे सिर्फ जब तक हम काम कर रहे हैं, जब तक हमारे सदर यूनियन नहीं है, सेक्रेटरी नहीं है, बल्कि हमारे रिटायरमेंट के बाद भी हमारे सदर यूनियन है। ये तो लोगों को ये नहीं मालूम है रिटायरमेंट के बाद हमारा सदर से राब्ता खत्म, सेक्रेटरी से राब्ता खत्म। अगर आपके इदारे से राब्ता खत्म तो पेंशन क्यों मिल रही है? वाई द प्राइम मिनिस्टर एंड अदर इंस्टीट्यूशंस आर अनाउंस दैट कि आपको ये तनख्वाह आपकी बढ़ा दी गई है, आपकी पेंशन बढ़ा दी गई है। बिल्कुल सही। तो पेंशन में इजाफा का ऐलान तो उन्होंने कर दिया, लेकिन उसके बाद जो उसको एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट है, उनके जो फेडरल दीगर लोग होते हैं वो उस पर काम नहीं करते, उसको आगे तक पहुंचाते नहीं है। वो एक तो नियत विल की होती है, ठीक है। दूसरी चीज होती है कि ये एक पॉलिटिकली एंड पब्लिकली मैसेजेस होते हैं जी, कि आप मासेस में ऐलान कर देते हैं, बस ऐलान करके और आप चले जाते हैं। यानी कि उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपके पास वो लेटर होना चाहिए जिसमें आपकी इंक्रीमेंट लगी हो, चाहे वो 1% हो चाहे 100% हो, इंक्रीमेंट लेटर होनी चाहिए उस इदारे का जिससे आप काम करें। और जैसे कि ये मैं दोबारा दोहराती हूँ सवाल को कि एक दफ़ा वंस फिक्स्ड हो गई कि इतनी पेंशन आपको मिलेगी पर मंथ, तो क्या उस पेंशन में कोई टाइम ऐसा भी आता है कि इंक्रीमेंट होता है? बिल्कुल, हर साल बजट देखें, बात यह है कि बजट जब होता है, बजट पॉलिसी के अंदर लेबर मिनिस्टर्स होते हैं, जो लेबर पूरी मिनिस्ट्री है, लेबर सेक्रेटरी है, पूरा हमारा डिपार्टमेंट है जो इस पर काम करता है, गवर्नमेंट लेवल पर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। वो लोग इन लोगों के भी मसाइल को हल करने के लिए और माशरे के अंदर जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको देखते हुए, उसको नजर रखते हुए, जितना इन्फ्लेशन ऑफ मनी होता है उसको देखते हुए, उन लोगों की एक आदमी की पेंशन के लिए उस पर उसकी बढ़ाई जाती है उस परसेंटेज से। अच्छा। कभी वो 5% होती है, कभी वो 10% होती है, कभी वो 15% होती है, कभी 2% होती है, या कभी उन्होंने एक राउंड द फिगर फ्लैट कह देते हैं कि 500 रुपये सब में बढ़ जाएगी, ठीक है, 1000 रुपये सब में बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, यानी कि 500 या 1000 रुपये व्हाटसोएवर जो अमाउंट है वो बढ़ गया। अब वो बढ़ गया तो उसके लिए वो फिर इदारा जो है वो इनको एम्प्लॉयज को जाके अपना हस्बैंड ये करें क्या, जैसे कि होता है प्रॉपर्टी खरीदी वाइफ के नाम कर दी, तो ऐसी पेंशन भी वाइफ के नाम कर सकते हैं उसको, और आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट सारी तैयार हो गए, चीजें तैयार हो गई हैं, फिर आप वो ट्रांसफर जो होगी वो तो उसके मरने के बाद ही होगी। अच्छा, यानी कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा दिए, प्रोसीजर होते हैं, जो चीजें होती हैं। आप देखें पेंशन में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अब पता चला कि 2 बीवी सामने आ गई है, ओहो, एक आपके पास डिक्लेयर किया, दूसरों को आपने डिक्लेयर नहीं किया। ऐसा भी आता है कि बीवी को तलाक हो गई है, जब
मर्द मर जाता है तो बीवी कहती है इसके हिसाब के अंदर मैं भी अपना हिसाब बनाऊं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। अच्छा, तो उसमें क्या सूरत हाल होती है, यानी कि डिवोर्स हो गई? बिल्कुल डिवोर्स, फिर चैलेंज होता है केस। अच्छा, एम्प्लॉयर के बाद भी राइट मौजूद होता है कि लीगल हेयरशिप सर्टिफिकेट बनता है, वो जो है एम्प्लॉयर का अपना राइट है, एम्प्लॉयर को सारा देखता है, चेक करता है, फिर वो कोर्ट में जाते हैं, फिर कमिश्नर के पास जाते हैं, कमिश्नर उसको सर्टिफाई करता है, जो एम्प्लॉयर का सर्टिफिकेट होता है वो फाइनल माना जाता है। और जैसे कि आपने कहा कि एक बीवी तो रजिस्टर्ड यानी कि एक ऑफिशियल पेपर्स में मौजूद है, और एक है तो ऑफिशियल बीवी लेकिन क्या है कि वो डिक्लेयर नहीं हुई, निकाह रजिस्टर्ड नहीं है, निकाह रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो यानी कि अच्छा अगर ऐसा हो कि किसी आदमी ने 2 शादियां या 3 या 4 व्हाटसोएवर शादियां की हुई हो, तो उसने ये अपने पेपर्स में भी मेंशन कर दिया हो कि भाई मैं 2 बीवी, तो फिर वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी वहाँ पे, रेशियो फिर इक्वल होगी वहाँ पे। अच्छा, यानी कि जितनी उस आदमी को पेंशन मिल रही है सेम अमाउंट उस बीवी को भी मिलेगा या उससे कम होगा? वो उसकी पेंशन 4 में डिवाइड हो जाएगी। नहीं, अगर एक ही बीवी है, एक बीवी तो सारी उसको मिलेगी, यानी कि सेम अमाउंट मिलेगा। ये तो नहीं होगा कि बीवी के पास जाते जाते वो कम हो जाए अमाउंट, वो पेंशन उसको इतनी मिलेगी। अच्छा, और अपनी जिंदगी में अगर डॉक्यूमेंटेशन कर लें तो ज्यादा बेहतर है, और अगर नहीं कर पाते किसी भी रीजन पे, बेसिकली यही होता है कि फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन के पीछे ऑडिट, देखिए सारे सिस्टम में ऑडिट होता है। अच्छा, ऑडिट का काम ये होता है कि पहले इन्वेस्टिगेशन करता है, इंट्रोगेशन में इन्वेस्टिगेशन यही फर्क है, वो पहले इन्वेस्टिगेशन करता है, तसल्ली करता है, जांच पड़ताल करता है, चेक करता है, उसके बाद देखिए मैं आपके यहाँ आया हूँ, सारे जानते हैं, गेट पर आए रिसेप्शन ने बोला भी आप कहाँ जाएंगे, कौन है, क्या है, कैसे हैं, अगर मैं उनके साथ उलझ जाऊं तो क्या मैं यहाँ आसानी से पहुंच पाऊंगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हर जगह पर एक सिस्टम है, एक कानून है, उस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए। कानून का जुमला तो बहुत पड़ जाता है, एक सिस्टम है, उस सिस्टम के मुताबिक आपने आना है। अच्छा, मैं कमरे में जब भी आऊंगा दरवाजे से आऊंगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका घर का ही हूँ, दरवाजे से आऊंगा, मैं खिड़की से आ जाऊँ पे। हाँ, ये तो बहुत गैर इखलाकी बात है। इखलाकी तो दूर बात है, आप फौरन कहेंगे इसको अटेम्प्ट टू, इसको तो भाई आप अपने सेल्फ डिफेंस करेंगे। हाँ, बिल्कुल, चाहे आपके सगा भाई को ना हो, आप तो सेल्फ डिफेंस पे आ जाएंगे फौरन, आपको तो नजर नहीं आ रहा। तो लिहाजा आप जो अनयूजुअल जो तरीके से जब आप अपने किसी भी रवैये को आप लेके जाएंगे तो आपको कभी उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आपको नहीं आएगा। लिहाजा इस पेंशन के मामले के अंदर जो आपके प्रोसीजर्स हैं उसको आपने हमेशा अडॉप्ट करना है। अच्छा, अपने डॉक्यूमेंट्स को आपने क्लियर रखना है, हस्बैंड का शनाख्ती कार्ड है, डेथ सर्टिफिकेट पता चला कि जिसने जमा कराया है वो उसने अपने नाम करवा लिया। अब देखिए लोगों को ये प्रॉब्लम आती है, आपके घर में मैयत हो गई है, आप गम में मौजूद हैं, शनाख्ती कार्ड जो है भांजे ने, बहन ने, फुफी ने, चचा ने, ताया ने अपने नाम करा लिया। अब ये चीजें कब्रिस्तान से शुरू हो जाती हैं। अच्छा, देखिए आपको बताऊं ये क्राइम कहाँ से शुरू होता है, कब्रिस्तान से शुरू हो जाता है, वो तो गम में है, शनाख्ती कार्ड मेरा ले लो। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, जैसे हमारे जान पहचान वाले लोग हैं, तो हुआ ये है कि शादी के उनको 20 साल तो हो चुके हैं, लेकिन क्या है आज तक उन खातून ने अपना आईडी कार्ड अपने हस्बैंड के नाम पे नहीं बनवाया, यानी कि जो उनका पुराना बना हुआ होगा वही चले जा रहे हैं, और ना ही नादरा में उनका आइडेंटिटी कार्ड रजिस्टर्ड है इस वक्त, यानी कि अगर वो नादरा में जाती हैं तो उधर कोई रिकॉर्ड ही नहीं है क्योंकि वो पुराना उनका आईडी कार्ड बना हुआ है। तो ऐसी सूरत में क्या होगा, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है, आईडी कार्ड भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ हस्बैंड के नाम पे, और नादरा का नया बना भी नहीं है आईडी कार्ड, वही पुराना बना हुआ है हाथ वाला, तो फिर क्या करेंगे? देखें अगर वो वाकई वाइफ है, अच्छा उनके पास निकाहनामा भी नहीं है, फिर क्या होगा? देखें अब इसका मतलब उन्होंने कानून की वायलेशन की है, हस्बैंड ने भी और वाइफ ने भी। अच्छा, कि आईली कानून के मुताबिक निकाहनामा जो है रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है, इसी तरह से तलाकनामा रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। जब आप कानून की वायलेशन कर देंगे तो फिर आप रिलीफ कैसे? अभी तो पहले की बात तो ये इस वक्त ये आती है कि जिनके पास तमाम चीज़ें मौजूद है उन्हें प्रॉब्लम खड़ी हो रही है। हाँ। और जब आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा, फिर तो आपको जेल मिलेगी आपको। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ना निकाहनामा है और ना आपके ये तो आपने जुर्म किया है ना, स्टेट का जुर्म किया आपने कानून की खिलाफ वर्जी करी है। सही। अभी तो बात हो रही है पेंशन की, वो लोग कानून पे काम कर रहे हैं उनकी बात हो रही है। जब आपकी ये बात सामने है जो कानून पे ही काम नहीं कर रहा है, ना निकाह रजिस्टर्ड है उसका, ना शनाख्ती कार्ड उसका प्रॉपर मौजूद है, ना चीजें मौजूद है, तो हाउ शी इज लायबल टू और एलिजिबल टू गेट द पेंशन? यानी कि वो फिर बिल्कुल उनको कुछ नहीं, तो अगर वो कहीं जाएगी तो उसको सजा मिल सकती है। सजा? हाँ, उसे सजा मिलेगी। इतने आपने मुस्कुराते हुए कह दिया सजा मिल सकती है। ज़ाहिर सजा तो उन्होंने अपने पहले ही बना ली ना, पहले ही अपने लिए बना ली। अच्छा, ये बताइए कि पेंशन के अगर मिसाल के तौर पे एक खातून है, वो जैसे आपने अभी कहा कि वो गम में है, अब वो अप्लाई ही नहीं करती, और कुछ सर्टेन टाइम के बाद उनको जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, मसलन 6 महीने 7 महीने के बाद 8 महीने के बाद, तो फिर वो भागम दौड़ शुरू करते हैं। तो कितना टाइम पीरियड होता है किसी के इंतकाल के बाद अगर ट्रांसफ़र होनी हो पेंशन? तो देखें कोई टाइम पीरियड होता है या कभी भी जाके कर सकते हैं कि जी? नहीं, हर चीज़ का एक लिमिट, जैसे जितना टाइम गुजरता जाएगा वो चीज़ें
जो है वो गैर फाल होती चली जाएंगी, गैर मजदूद होती चली जाएंगी, उसको ढूंढना तलाश करना एक मुश्किल। अच्छा, और अगर एक आदमी रिटायर हो जाता है तो वो कितने अरसे के बाद जो है वो कितने अरसे तक बिल्कुल दूसरे दिन करे, और अगर मिसाल के तौर पे वो महीने 2 महीने किसी भी रीजन पे नहीं ना करता तो ज़ाहिर है फिर उसका प्रोसीजर भी डिले हो जाएगा। डॉक्टर सैयद हामिद साहब, थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी अता फरमाए। आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी और हम आपको फिर जहमत देंगे, हमारा इदारा और हम बड़े तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो मच अगेन। हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन गर्चे बात इस हवाले से और बहुत ज़्यादा सवालात हैं, लेकिन ये कि ज़िंदगी बखैर फिर कभी सही। थैंक यू सो मच, आपकी आमद का शुक्रिया। और आपसे यही कहना चाहूँगी प्रोग्राम के आखिर में हमेशा की तरह कहती हूँ कि अपना रखिएगा बहुत बहुत ख्याल, खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह ने के बान।